यूक्रेन ज़ेलेंस्की जो हैं आज सरेंडर कर गए। आज किसी वक्त भी अगले 24 घंटों में उम्मीद है कि वो 500 बिलियन का जो माहिदा था जिस पे वो कह रहे थे मैं किसी सूरत समझौता नहीं करूँगा, किसी सूरत समझौता नहीं करूँगा, उस पे इतलात ये आ रही हैं कि ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिए और वो जो है वो उस पे ये मिनरल्स डील को आज फाइनल कर देंगे। और उसमें जो है वो आखिरी मैसेज जो उनको कन्वे हुआ है वो कीथ केलॉग की तरफ से हुआ है, जो बड़े अच्छे अंदाज में उनसे मिले हैं, जिन्होंने तारीफ़ें भी की हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कह दी है, एक मैसेज उन्होंने कन्वे किया है जिसके बाद ज़ेलेंस्की जो है बिल्कुल बिल्कुल ढेर हो गए हैं वो, और वो ये मैसेज था कि हम स्टारलिंक को काट देंगे। और ये ज़हन में रखें कि जो यूक्रेन की पूरी जंग है वो जंग ही इलॉन मस्क के स्टारलिंक की वजह से हो रही है। और अगर आप स्टारलिंक को यानी वो सैटेलाइट जो कि वो इंटरनेट जो कि सैटेलाइट से है, वो इंटरनेट नहीं जो हम यूज़ कर रहे हैं ये केबल वाला या वाईफाई के थ्रू जो, तो अगर स्टारलिंक को काटते हैं तो पूरी जंग कम्युनिकेशंस और आपस में उसका सारा वॉरफेयर वो सारा, तो आखिरी मैसेज ये था कि ये अगर अगले 24-48 घंटों तक ये साइन ना हुआ तो स्टारलिंक बंद हो जाएगा, काट दिया जाएगा, इसकी सर्विसेज ड्रॉ हो जाएंगी। तो इतना ही काफ़ी था ज़ेलेंस्की के लिए। तो ज़ेलेंस्की जो है आज किसी वक्त भी इसको साइन करने जा रहे हैं और साइन करने जा रहे हैं, और ये जो है ये इसको बरतानिया और बाकी दुनिया के जो मीडिया है उसको टोटल सरेंडर कह रहा है कि टोटल सरेंडर वो कर गए हैं। और जनाब वो बिल्कुल, लेकिन उनके सामने कोई रास्ता भी नहीं था, और कोई रास्ता भी नहीं था उनके सामने सरेंडर करने के अलावा, तो वो सरेंडर कर गए और आज वो ये 500 बिलियन डॉलर्स के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका समझौता वो साइन करने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की से जो है वो उन्होंने कहा पुतिन मिल लें, कोई बात नहीं, टेलीफोन पे बात कर लें, मिल लें, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की जो यूरोप की जो होती है ना गपशप वहाँ पे, वो ये चल रही है ज़ेलेंस्की के हवाले से। ज़ेलेंस्की जो है वो एक सेफ़ पैसेज चाह रहे हैं कि किसी जगह पे वो किसी मगरबी मुल्क तो नहीं, आप यूँ समझें कि यानी ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, वो न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं, वो जापान भी जा सकते हैं, यूरोप से हट के किसी और मुल्क में, अमेरिका भी नहीं, वो किसी और मुल्क में, ये शायद हो सकता है कि अमेरिका में, या ये कि उनकी कोशिश है कि मैं किसी खलीजी रियासत में, किसी अरब मुल्क में मैं पनाह ले लूँ और वहाँ पे खामोश एक उनको सिक्योरिटी के साथ वो गायब हो जाएँ। तो ये भी उनको ऑफ़र है, क्योंकि ये जिस जगह पे जंग चली गई है वहाँ पर अब ये उनको ख़तरा है। और इसमें जो थर्ड फोर्सेस हैं, देखें ऐसे मरहले पे ये होता है कि ख़ुद अपनी मुल्क की फ़ौज के अच्छा सरेंडर कर गए हो, ये कर गए हो, तो अंदर से भी मामलात होते हैं कि ये हमें भी मरवा दिया, उधर मरवा दिया, इकॉनमी भी क्रिपल कर दी, सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद ये मिला है। तो ज़ेलेंस्की जो है उनको मेरा ख्याल है कि कहीं फ़ौरी तौर पर, अगर तो ये सूरत हाल इसी तरह चली तो ज़ेलेंस्की की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होगी, वरना ये है कि ज़ेलेंस्की जो है बिल्कुल इस वक्त बगैर किसी सिक्योरिटी कवर के मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने ये सरेंडर कर दिया टोटल, तो उसके बाद एक नया मसला खड़ा होगा कि ये जंग आपने इसलिए छेड़ी थी यूक्रेन के अंदर के आखिर में आप जाके ट्रंप से पहले गालम गलूच करें और फिर जो है वो सरेंडर कर दें टोटल। तो ये विद इन आवर्स की बात हो रही है कि अगले चंद घंटों में जो है ये सरेंडर करेंगे, ये डील साइन करेंगे। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं देखें इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये कि वो ये पूरा देख के ना, ये जो भी सारा सिलसिला यूरोप में हो रहा है, तो वो सर हेल्फोर्ड मैकिंडर की जो थ्योरी थी, वो जो हार्टलैंड थ्योरी जिसमें वो कहते हैं कि एक वर्ल्ड आइलैंड है, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड आइलैंड है, और उस वर्ल्ड आइलैंड में जो है वो एक जो है वो हार्टलैंड है, और हार्टलैंड जो है उसमें ये इनका आया था ये 1904 में जो जोग्राफिकल जर्नल, तो उसमें उन्होंने जोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री जो उनकी किताब उनका जो मजमून शाया हुआ था, तो उसका अगर हम ये मैप्स देखें उस वक्त के, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने जा रहा, लेकिन वैसे ही एक ख्याल सा आता है कि ये उन्होंने उस वक्त जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न जो जियोपॉलिटिक्स है वो कहलाते हैं। तो इनकी थ्योरी ये थी कि जो भी दुनिया एक बहुत बड़ा जजीरा है, वर्ल्ड आइलैंड है, और वर्ल्ड आइलैंड के अंदर जो है एक यानी एक वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड आइलैंड है, और वर्ल्ड आइलैंड जो है यूरेशिया है।
यूरेशिया जो है ये एक वर्ल्ड आइलैंड है और इसके जो साहिली इसके जो साइड हैं वो रिम आइलैंड है, जिसमें ये बरतानिया और जापान और ये सारे, और फिर उसके पेरिफेरल आइलैंड हैं ऑस्ट्रेलिया और वगैरह वगैरह। अमेरिका को पेरिफेरल में रख दिया था उन्होंने। लेकिन वो उनकी थ्योरी ये थी कि जो हार्टलैंड पे जिसने काबू कर लिया वो जो है वो दुनिया पे काबू करेगा। मतलब उनकी थ्योरी का जो बुनियादी जो उनका था, जो उनका थीसिस था या जो उनकी बात थी सारी, वो ये थी कि जो जिसने हार्टलैंड के ऊपर हुक्मरानी कर ली उसने जो है वो सारी ही दुनिया पे, हु रूल्स ईस्ट। अच्छा, फिर वो इसमें हार्टलैंड में फर्दर आगे चले गए थे, वो उसमें ईस्ट यूरोप पे आ गए थे। वो अगर हम दिखा सकें वो मैप यहाँ पे, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर हम 6 दिखाएं ना, वो ईस्ट पे आ गए थे। उनका ये कहना था, 6th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो उसमें उनका कहना ये था कि हु रूल्स द ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, ठीक है, और हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स जो है वो वर्ल्ड आइलैंड, और फिर जो भी वर्ल्ड आइलैंड पे यानी सारे आइलैंड पे राज करेगा, और वो जो आइलैंड्स पे राज करेगा तो वो वर्ल्ड पे राज करेगा। यानी उनकी जो थ्योरी थी वो ईस्ट यूरोप के हवाले से वो ये थी कि ईस्ट यूरोप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जब ये इन्होंने थ्योरी पेश की ना एक अपनी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि जो ईस्ट यूरोप को कंट्रोल करेगा ना वो पूरी दुनिया पे अल्टीमेटली कंट्रोल कर लेगा। ये उस वक्त इन्होंने थ्योरी पेश की जब नेवल पावर्स का जोर था, दुनिया में नेवल पावर्स थी, यानी बरतानिया, पुर्तगाल, ये स्पेन, फ्रांस, ये तो नेवल पावर्स थी सारी, ये तो सारे जो हैं बहरी बेड़ों के तहत ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सारा बना। तो उस वक्त उन्होंने ये थ्योरी पेश की, और ये जिस इलाके के बारे में बात की उन्होंने, तो वो तो तुर्क और मंगोल और वहाँ पे जो है ये मंचूरियन कबाइल और ये सारे थे, लेकिन उनकी थ्योरी ये थी बहरहाल। और उस वक्त जो है उनका ये कहना था कि ये पूरा जो है पूरा इलाका जो है वो ज़ाहिर है कि मगरब में तो ज़ेग्रोस और कार्पेथियन पहाड़ हैं, और शुमाल में आर्कटिक है, अगर आप इसको देखें ईस्ट में तो मंगोलिया और सराय गोबी वहाँ पे सिक्योर करता है, सो कुदरती तौर पे ये सिक्योर हो रहा है। और अगर जुनूब में देखें तो हिमालयन पहाड़ हैं सारे, एक ही रास्ता है दरमियान में, जो जर्मनी के, नॉर्थ जर्मनी के जो मैदानी इलाके हैं, यूक्रेन और पोलैंड और ये इलाके हैं। लेकिन ये जिस वक्त इन्होंने बात की उस वक्त तक हिटलर नहीं आया था, ये हिटलर से पहले थ्योरी पेश की थी उन्होंने। इनको नहीं पता था बाद में हिटलर आएगा और यहाँ से घुसेगा और एक ही वक्त में नेवल पावर से भी मत्था फोड़ेगा और सोवियत यूनियन से मत्था फोड़ के कुचला जाएगा बीच में। मतलब ये इनकी थ्योरी बिल्कुल मुख्तलिफ थ्योरी थी कि भाई हार्टलैंड के अंदर जो है यहाँ पे रूल जो करेगा वो आगे जाएगा। पर हिटलर ने तो गड़बड़ कर दी ना, ये उसको फंसा दिया। वो जो डी-डे से नॉर्मंडी थे उधर ईस्टर्न उन्होंने फ्रंट खोला तो हिटलर बीच में फंस गया, ये जो याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद। अच्छा एनीवे, अब बात ये सारी याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद, अच्छा अब इसमें इशू ये है कि ये तो हो गया इसका मामला तेहरान कॉन्फ्रेंस के बाद और याल्टा कॉन्फ्रेंस से पहले। अच्छा अब इशू ये सारा कि ये तो वो उस वक्त पेश कर, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ब्रजेंस्की आए। तो जो ब्रजेंस्की है जो कि बहुत बड़ा नाम है, उनकी जो किताब है जो ग्रैंड चेस बोर्ड, तो वो जो किताब है जिसमें ये ऑपरेशन साइक्लोन ये जो अफ़गानिस्तान में हुआ, तो उसके बाद फिर उनके जहन में आ गया ग्रैंड चेस बोर्ड को। अगर आप पढ़ें उनकी किताब को तो ब्रजेंस्की की डॉक्ट्रिन तो ये है कि भाई ये तो सारा का सारा हार्टलैंड के ऊपर ही हुआ है। सोवियत यूनियन को जो शिकस्त हुई है, मैं सोवियत यूनियन ने तो आयरन कर्टन बना लिया था ना, ईस्टर्न यूरोप को तो उसने कवर कर लिया था वार्सो पैक्ट के तहत सारा। लेकिन जो जंगें हुई ईस्टर्न यूरोप में तो कोई जंग नहीं हुई ना, नेटो की कभी कोई जंग नहीं हुई वार्सो पैक्ट के साथ। कल भी बात की थी ना, कभी जंग हुई नहीं उनके साथ। वार्सो पैक्ट और नेटो अपनी अपनी जगह खड़े रहे। जंगी कहाँ हुई? कभी वियतनाम में हो रही है, प्रॉक्सी हुई ना, वियतनाम में हो रही है, क्यूबा में हो रही है, कभी अल्टीमेटली अफगानिस्तान, और कभी कोरिया में हो रही है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि वो हुआ तो सारा का सारा जो सोवियत यूनियन टूटा हुआ अफगानिस्तान में जो उसने वॉर लड़ी और यहाँ पे वो टूट गया। तो फिर दोबारा से ब्रजेंस्की के दिमाग जहन में आया कि नहीं, नेवल पावर से ज़्यादा जो है ना ये है ये हार्टलैंड की तरफ ही सारा खेल। तो ब्रजेंस्की ने एक तरह से वो जो एल्फ्रेड मैकिंगर की थ्योरी को दोबारा जिंदा किया कि नहीं, यहाँ पर जो है ना वो जो ये हार्टलैंड को रूल करेगा ईस्टर्न यूरोप। तो उसके बाद ये हुआ कि ये उनके जो बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाली शख्सियात हैं ब्रजेंस्की के जो अकीदतमंद हैं, उनमें से एक हैं विक्टोरिया न्यूलैंड।
अब विक्टोरिया न्यूलैंड ने वही 2014 में उन्होंने यहाँ से किया सारा, लेकिन एक फ़र्क आ गया था उस वक्त के यानी आयरन कर्टन के गिरने से लेके, दीवारें बर्लिन से गिरने से लेके 2014 तक, और वो आ गया था बेल्ट एंड रोड। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के सामने ये बेल्ट एंड रोड भी था जो शंघाई से शुरू होकर और नॉटरडेम तक जा रहा है। तो उसमें ये था कि अब इसको कैसे करें, किस तरह से वो सारा जो इलाका है उसको यूरोप से कैसे कट करें, तो बीच में फटा डाल दो। बीच में फटा डाला, अरबों खरबों डॉलर्स इन्होंने झोंक दिए यूक्रेन के अंदर के बीच में डिस्ट्रप्शन हो जाए सारी, और इसको यानी बीच में डिस्ट्रप्शन हो जाए सारी और सारा काम रुक जाए, सारी तबाही हो जाए। अल्टीमेटली जंग तो जीतनी नहीं थी, लेकिन एक डिस्ट्रप्शन और तबाही ही मरकज़ था, वरना इसका कोई सेंस बनता नहीं था इस पूरी की पूरी जंग का। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द स्टोरी ये हुई है कि वो जो साहब हैं, ये देखें ना, ये फोर्थ स्लाइड अगर हम देखें तो मैकिन्टर थ्योरी हम जल्दी से समझ सकते हैं, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द। ये फोर्थ स्लाइड हम देख के यहाँ देख लेते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद जो है वो अगर हम यहाँ पे चले जाएं जो सेकंड स्लाइड है, तो यहाँ से हमें हार्टलैंड समझ में आ जाएगा कि क्या, यानी हार्टलैंड, जो हार्टलैंड पे रूल करेगा वो दुनिया पे रूल करेगा। तो इसी को हार्टलैंड में रख लें तो रशिया, मंगोलिया, वेस्ट चाइना, ये सेंट्रल एशिया, ईरान, ईस्ट यूरोप, ये पूरा जो, और रिमलैंड वो साइड के इलाके जो हैं, साहिली इलाके, कोस्टल एरियाज, वो ठीक है ना, वो दोबारा अलग थ्योरी है। तो ये जो है ये एनीवे, तो अब ये है कि लेकिन वो थ्योरी जो है वो अब ख़त्म हो गई यूक्रेन, क्योंकि अब तो बैटलफील्ड जी किसी और तरह से है ना। अब तो ये है कि आप चाहे रिमलैंड पे हैं, चाहे हार्टलैंड पे हैं, चाहे आप किसी पेरिफेरल आइलैंड पे हैं, अकॉर्डिंग टू ये जो मैकिन्टर थ्योरी है, तो उसमें ये मैटर नहीं कर रहा। अब तो स्पेस के अंदर भी डिमार्केशन हो रही है ना, कि आपके आउटर स्पेस कौन सी है, इनर स्पेस कौन सी है। उसमें ये हुआ कि उसमें ये सारा का सारा जद में आ गया। और एक तो मैंने आपको ये बताया है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि G7 का जो एलामिया है उसमें उस पर इतराज़ किया अमेरिका ने कि उसमें रशिया को अग्रेसर नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद दूसरा बड़ा वाक़या ये हो रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में 3 साल मुकम्मल होने पे जो करारदाद पेश हो रही है यूक्रेन वॉर की, उसमें अमेरिका वो करारदाद पेश ही नहीं कर रहा। अमेरिका वो करारदाद पेश कर रहा है जो यूरोप नहीं कर रहा। और अमेरिका ने उस करारदाद में फिर एक दफ़ा रशिया को एग्रेसर नहीं कहा और कहा कि जंग ख़त्म हो जानी चाहिए। फ़ौजों के विड्रॉल का नाम, जो कि यूरोप ने कहा कि फ़ौजें विड्रॉ कर जाएं दोनबास के इलाकों से और क्रीमिया के, वो भी अमेरिका ने निकाल के कह दिया कि नहीं, जंग बंद होनी चाहिए, नुकसान हो रहा है। तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका अलग करारदाद पेश कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में। देखना ये कि 193 में कितने मुल्क जो हैं वो यूरोप की करारदाद पे वोट डालते हैं, कितने मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका की करारदाद पे वोट डालते हैं। अमेरिका अलग करारदाद पेश कर रहा है, वो पेश कर रहा है जो कि रशिया की वाली करारदाद है। रशिया की करारदाद अमेरिका पेश कर रहा है जनरल असेंबली में, और जो यूरोप है वो करारदाद पेश कर, जो हर साल पेश करता था। यूरोप को, दुनिया इस वक्त सोच रही है कि अमेरिका वाली को सपोर्ट करें या वो यूरोप वाली को सपोर्ट करें।